हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनूप कुमार बागरी है और यूपीएससी 2022 में मेरी रैंक 879 है और मुझे इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस अलॉट हुई है। तो सबसे पहले मैं यूपीएससी टाइम्स इंडिया को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया और जिन्होंने मुझे सेट ऑफ क्वेश्चनरी दिए हैं, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उन्हीं पे स्टिक रहूँ। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मेरा नाम अनूप कुमार बागरी है। मैं वैसे सतना मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ और मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में अगर बात करें तो मैंने एक सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है भोपाल के एलएनसीटी कॉलेज से। और यूपीएससी का ख्याल जो है, जब हम लोग फाइनल ईयर में थे, हम 3-4 बच्चे हमारे फ्रेंड्स थे, हम 3-4 ने एक प्लान बनाया था। सबका एक प्लान था कि हमें यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी के जो जॉब्स है जितनी चैलेंजिंग, इंटरेस्टिंग और डायनेमिक्स है, उसी को देखते हुए हम लोग टॉपर से भी काफ़ी मोटिवेट होते थे। जब कोई भी टॉपर्स निकल के आता था तो तभी हमने प्लान किया था कि हमने यूपीएससी की प्रिपरेशन किया है। तो फाइनल ईयर के कॉलेज में हमने यूपीएससी के लिए प्लान किया और ये मेरा 5वां प्रयास था। ये 5th अटैम्प्ट में मुझे 879 रैंक मिली है। उसके पहले वाले अटैम्प्ट में मैंने 4th अटैम्प्ट में मैंने मेंस लिखा था और शुरू के 3 अटैम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ था। और इसमें जो दूसरा क्वेश्चन मुझे प्रोवाइड किया गया है कि अगर आपके पास यूपीएससी में अगर 3 या 4 अटैम्प्ट जो अगर कंटिन्यू आप फेल हो जाते हैं तो क्या उसी पे हमें स्टिक रहना चाहिए या कि फिर कोई दूसरा ऑप्शन या बैकअप ऑप्शन करना चाहिए। तो मैं आपको इस पर यही सजेस्ट करूँगा, एटलीस्ट 2 अटैम्प्ट जो भी हों तो हम अपनी पूरी यूपीएससी के लिए ही फोकस करके दें। जो भी फोकस हमारा रहेगा 2 अटैम्प्ट के बारे में, हम कोई भी बैकअप प्लान हम नहीं सोचे, उसके बाद ही हम बैकअप प्लान बनाएंगे कि अगर 2 अटैम्प्ट के बाद नहीं हो रहा तो उसके बाद ही हम बैकअप के बारे में हम सोच सकते हैं। तो और इसमें 3 स्टेज होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। मैं तीनों को एक एक करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि प्रीलिम्स में जीएस और सी सेट अब जैसे 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 धीरे धीरे अटैम्प्ट बढ़ते जा रहे हैं तो सी सेट थोड़ा सा और टफ होता जा रहा है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि हम सी सेट की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर डालें, क्योंकि लास्ट ईयर वाला जो एग्ज़ाम था 2023 वाला, इसमें मैक्सिमम बच्चे सी सेट से बाहर हुए थे, जो काफ़ी जिनके जीएस में अच्छे मार्क्स थे पर सी सेट ना क्वालिफाई होने की वजह से बाहर हो गए थे। तो सी सेट को हम अब इस एग्ज़ाम में हल्के से नहीं ले सकते। पहले होता था कि हम सिर्फ क्वालिफाई कर जाते थे 33% मार्क्स ईजिली ला के और जीएस पे हमारा कंपटीशन हुआ करता था, पर ये ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो अगर जीएस की प्रिपरेशन के साथ सी सेट की प्रिपरेशन करना ही बहुत ज़रूरी है। सी सेट में अगर 60% हम जीएस पे अपना टाइम दे रहे हैं तो 40% हमें सी सेट पर भी देना पड़ेगा प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के हिसाब से। और सी सेट की सबसे बेस्ट तरीका होता है प्रिपेयर करने का कि आप PYQ 7 से 8 आप PYQ सॉल्व कर दें और 7 से 8 कोई भी प्रैक्टिस क्वेश्चन, मतलब किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के पेपर सॉल्व कर दें। एटलीस्ट 10 से 15 पेपर मतलब सॉल्व कर दें फाइनल एग्ज़ाम में बैठने के पहले। और प्रीलिम्स में अगर जीएस की बात करें तो जो बुक सोर्सेस है मेनली एनसीईआरटी, वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हिस्ट्री की मोस्ट प्रोबेबली मॉडर्न इंडिया बिपिन चंद्र, और ज्योग्राफी की जो 11-12 की आती है इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी और इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट। ये 4 बुक्स एनसीईआरटी ज्योग्राफी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी सब्जेक्ट के लिए आप एनसीईआरटी स्किप भी कर सकते हैं, डायरेक्ट बुक भी पढ़ सकते हैं। जैसे लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए सबसे बेस्ट सोर्स माना जाता है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है और रमेश सिंह इकोनॉमी के लिए है। और उसके अलावा साइंस एंड टेक कल्चर, इसके आप मार्केट से सीधे नोट्स ले सकते हैं। तो ये जीएस की प्रिपरेशन के लिए प्रीलिम्स में। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण होता है कि प्रैक्टिस सेट। अगर हम जीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज हमें बहुत सारी लगाना पड़ेगा, क्योंकि तभी ये पेपर निकलेगा। क्योंकि अब जैसे हम एनालिसिस करेंगे PYQ का, प्रीलिम्स के टेस्ट का, तो क्वेश्चन अब थोड़ी काफ़ी चैलेंजिंग हो रहे हैं। तो इसके लिए बेस्ट तरीका है कि हमारा जो भी सोर्स है पहले लिमिटेड सोर्स होना चाहिए, कि हमने 4-5 एनसीईआरटी 4-5 बुक्स पढ़ना हमें, और फिर उसके बाद हमें प्रैक्टिस सेट कर लेना है। कम से कम आप 50 से 60 प्रैक्टिस सेट करके फाइनल पेपर में बैठने के पहले 50 से 60 हमें जीएस के प्रैक्टिस सेट करना है। और
करंट अफेयर किस पे अगर बात करें तो न्यूज़पेपर और मैगजीन दो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर सोर्सेज माने जाते हैं, पर कभी कभी टाइम नहीं मिलता, कभी कभी न्यूज़पेपर स्किप हो जाता है, कभी कभी मैगजीन स्किप हो जाती है। तो जितना भी टाइम मिले अभी हम उतना कर सकते हैं न्यूज़पेपर मैगजीन। जो भी छूटेगा जब हम टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे तो टेस्ट से हमें करंट अफेयर्स कहीं ना कहीं मिल जाएगा और उसके हम खुद के सेल्फ नोट्स बना लेंगे। और लास्ट के में मतलब प्रीलिम्स के 2-3 महीने पहले PT 365 आती, तो उससे हम एक ओवरऑल एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कर सकते हैं। तो उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस बेसिक्स करना है, अपना सोर्स लिमिटेड रखना है और जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रीलिम्स टेस्ट पेपर की उस पर फोकस करना है। फिर उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसमें आप ऐसे की प्रिपरेशन इसके बारे में बात की गई है। तो मेरा जो 2021 का मेंस था, मेरा खुद का ऐसे का एक्सपीरियंस बहुत ख़राब था। मेरे बहुत ही कम मार्क्स थे ऐसे में, क्योंकि अब यूपीएससी जो है फिलोसफिकल टॉपिक की ओर बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। जैसे हम देखेंगे तो पहले जो कन्वेंशनल टॉपिक आते थे वो अब नहीं आ रहे हैं, अब फिलोसफिकल आ रहे हैं और उनको थोड़ा सा समझना भी एक चैलेंजिंग हो रहा है। तो इसके लिए बेस्ट तरीका है कि हम मॉडल आंसर्स को देखें, जो भी टॉपर्स हैं उनके मॉडल आंसर को देखें, उन्होंने फिलोसफिकल टॉपिक को कैसे डील किया है। तो मेरे जब 2021 में ऐसे में कम मार्क्स थे, जब 2022 में मुझे दोबारा मौका मिला, मैं बहुत सारे मॉडल आंसर्स देखा, और कुछ कोचिंग्स के भी कोचिंग्स चैनल के यूट्यूब पे वीडियो मिल जाते हैं, उनका पैटर्न देखा कि सॉल्व कैसे करते हैं। तो उससे मुझे एक बेसिक आइडिया मिल गया कि पहले हम इंट्रो देते हैं, फिर बॉडी देते हैं, फिर कंक्लूजन देते हैं और लिंकअप कैसे कराते हैं, पूरा ऐसे एकदम प्रॉपर लिंकअप होना चाहिए। तो ये भी एक प्रैक्टिस है। आप बहुत सारे मॉडल आंसर्स देखिए, थोड़ा बहुत वीडियो देखिए, टॉपर्स के सजेशन लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। एटलीस्ट मेंस में बैठने के पहले आप 10 से 15 ऐसे यहाँ आप अपने घर पे या कोचिंग इंस्टीट्यूट पे प्रैक्टिस कर सके, तो उससे आपको एक अच्छी ऐसे की प्रिपरेशन हो जाएगी। फिर उसके बाद मेंस की प्रिपरेशन की बात आती है। मेंस में हम जैसे जानते हैं 4 पेपर होते हैं जीएस में और 2 ऑप्शनल में, GS1, GS2, GS3, GS4। तो GS1 का जो होता है हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी और सोसाइटी मेन सब्जेक्ट होते हैं। तो जो भी आपने प्रीलिम्स के लिए जो भी बुक्स फॉलो की है वो बुक्स तो रिवीजन करना ही है, और उसके अलावा वैल्यू एडिशन करना। वैल्यू एडिशन आपको कैसे करना है कि आप जब मेंस के टेस्ट सॉल्व करेंगे, टेस्ट रिसॉल्व करेंगे, तो उसका जो एक्सप्लेनेशन पार्ट आएगा, उसी एक्सप्लेनेशन पार्ट को आपके नोट्स बना लेना है, तो वो आपका वैल्यू एडिशन हो जाएगा और उसमें आपको थोड़ा सा मल्टी डिमेंशनल पॉइंट्स मिल जाएंगे। और जो बेसिक्स आपने प्रीलिम्स के लिए किया है बुक्स, उसको तो आपको करना ही है। इसी तरह GS2 में है पेपर में से पॉलिटी और IR में है, तो जो बेसिक्स है वो करना ही है। जितने से ज़्यादा आप मेंस के टेस्ट सीरीज आप लगाएंगे, उससे आपको उसके एक्सप्लेनेशन से आपको पॉइंट्स मिलेंगे, उसी पॉइंट्स का आप नोट्स बनाइए और प्रैक्टिस करते रहिए। यही चारों पेपर में है। इथिक्स में आता है, इथिक्स का पेपर थोड़ा सा हट के है, तो इसमें केस स्टडी, थिंकर्स और डेफिनीशन, ये 3 चीज़ों पे फोकस करना है। जो भी टॉपिक सिलेबस में मेंशन है, लाइक एप्टीट्यूड मेंशन है, वे इथिक्स मेंशन है, जितने भी हैं, पब्लिक सर्विस एंड प्रॉपर्टी मेंशन है, इन सब का आप डेफिनीशन अच्छे से कर लीजिए और इनके जो भी 3-4 फीचर्स हैं वो पहले पढ़ लीजिए बेसिक। फिर उसके बाद जो भी थिंकर्स है उनके 4-4, 5-5 लाइन में एक नोट्स बना लीजिए। और फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस पे आइए, मेंस की टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस में। जब मेंस की टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस में जाएंगे तो उससे जो भी पॉइंट्स मिलेंगे वो हमें अपने नोट्स पे इंक्लूड कर लेना है। और केस स्टडी भी वही भी प्रैक्टिस का खेल है। जितनी ज़्यादा आप केस स्टडी सॉल्व करेंगे, उसके मॉडल आंसर्स को देखेंगे, काफ़ी बुक्स आती हैं मॉडल आंसर की, तो उसके बारे में बताया गया केस स्टडी कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत सारे डायमेंशंस को डील किया जाता है, उसी को देखना है, प्रैक्टिस करना है। तो इससे आपको इथिक्स पेपर की तैयारी हो जाएगी। और ऑप्शनल मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी ऑप्शनल था, तो मैंने बेसिकली ज्योग्राफी ऑप्शनल की क्लास ली हुई थी, 3 महीने की मैंने कोचिंग की हुई थी। तो उससे मुझे एक बेसिक आइडिया मिल गया था कि ऑप्शनल में एटलीस्ट हमें कवर क्या करना है। उसके अलावा मैंने मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैंने सविंद्र सिंह पढ़ी थी ज्योग्राफी की, और दूसरी इंडियन ज्योग्राफी के लिए RC तिवारी पढ़ी थी, और GC लियोंग तीसरी बुक थी मेरी। और जो 4 NCERT मैंने बताई हैं ज्योग्राफी की वो मैंने पढ़ी थी। और उसके अलावा टेस्ट सीरीज से मैंने वैल्यू एडिशन किया था। मैं जब टेस्ट सेंटर में टेस्ट सीरीज देने जाता था
तो मुझे वहाँ मॉडल आंसर्स प्रोवाइड किए जाते थे और उसका एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया जाता था। जो भी मुझे लगता था एक्स्ट्रा मेरे नोट्स पे नहीं है, इससे मुझे ज़्यादा मार्क्स मिल सकेंगे, उसको मैं अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेता था। और बहुत सारे मैंने मॉडल आंसर देखे, प्रैक्टिस किए, एटलीस्ट मॉडल आंसर तो मेमोराइज कर लिए जो PYQ बेस्ड मॉडल आंसर्स थे। तो वो मेरे प्रिपरेशन मुझे काफ़ी हेल्पफुल रहा कि कोई भी किसी भी ऑप्शन सब्जेक्ट के साथ वैलिड है, कोई भी ऑप्शन सब्जेक्ट हो, आप यही टेक्निक फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद इंटरव्यू एक्सपीरियंस, मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं था, मुझे कम मार्क्स मिले थे। बट मैंने जो प्रिपरेशन और स्ट्रेटजी अपनाई थी, जो मेरा डैप था, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, जो डैप बेस्ड क्वेश्चन थे, तो उसको मैंने पूरी तरीके से प्रिपेयर कर लिया था। और उस पर मेरा नाम, मेरे प्लेस के बारे में, मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में, हॉबीज़ के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन थे। उसको आप मल्टी डायमेंशनल तरीके से आप सोचेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आएंगे। उसको क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, फिर उसके आंसर्स खुद से फ्रेम कर सकते हैं। और उसके बाद मॉक्स को वहाँ पे कोचिंग टेस्ट सेंटर में मॉक्स देने जाता है। मैंने 8 से 10 मॉक्स दिए थे, तो वहाँ से मुझे एक बेसिक आइडिया हो सकता है। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन खैर उतनी टेंशन नहीं आएगी, एक बार आप मेंस क्लियर कर लेंगे तो इंटरव्यू प्रिपरेशन ईजिली हो जाएगी। फिर उसके बाद आता है कि बुक सोर्स मैंने बता दी कि NCERT में अगर आप, मेरे हिसाब से कि NCERT सिर्फ 2 सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंट है, हिस्ट्री में कल्चर की आती है इंडियन आर्ट एंड कल्चर, एक मॉडर्न हिस्ट्री की आती है बिपिन चंद्रा, एक एंशिएंट हिस्ट्री की आती है RS शर्मा, और दूसरी ज्योग्राफी की 4 बुक है, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट, इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ये 2 सब्जेक्ट की NCERT मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। और बाकी के लिए आप NCERT स्किप करके डायरेक्ट बुक पढ़ सकते हैं। इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक के लिए आप डायरेक्ट किसी भी अच्छी कोचिंग का स्टडी मटेरियल पकड़ लीजिए। और पॉलिटी और इकॉनमी के लिए तो बेसिक बुक हम जानते हैं, रमेश सिंह, लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री के लिए मॉडर्न हिस्ट्री। तो इससे आपको ये टोटली 8 से 10 बुक आपको बेसिक के लिए इतने में ही लिमिट करना है, इससे ज़्यादा आप नहीं बढ़ाएंगे, नहीं तो फिर रिवीजन करने में दिक्कत हो जाएगी। और उसके बाद आता है करंट अफेयर्स में अगर जब भी टाइम मिले तो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स आप पढ़िए, पर अगर वो स्किप हो जाए तो आप PT 365 और मेंस 365 से कंसोलिडेट कर सकते हैं। और एक मेरे पास क्वेश्चंस है, बोला गया है कि आप आंसर्स कैसे लिखे थे, मतलब मेंस की प्रिपरेशंस के लिए आंसर्स लिखना आपने कब से शुरू किया था। तो जब तक मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ था, मैंने कोई ऐसे रेगुलर प्रैक्टिस नहीं की थी आंसर लिखने की। बट हाँ, जब भी मेरा मन करता था कि टेस्ट करने खुद, क्योंकि मुझसे मेंस कितना आता, तो मैं 1 आंसर 2 आंसर वीक में, कि कभी कभी 3 से 4 आंसर से लिखता रहता। तो मुझे एक बेसिक आइडिया पहले से था। फिर जब मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ तो मैंने काफ़ी सारे आंसर्स लिखे थे, पहले घर पे खुद से लिखे थे। तो उसके बाद भी मुझे जब मेरा रिज़ल्ट आया तो मुझे लगा कहीं ना कहीं मेरे आंसर लिखने में कमी है। फिर जब मुझे सेकंड दोबारा मेंस देने का मौका मिला तो मैंने टेस्ट सीरीज लगाई थी। टेस्ट सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, एटलीस्ट एक दिन में मैं 2-2 टेस्ट पेपर करता था। तो आंसर लिखना एक प्रैक्टिस है। और मॉडल आंसर से हम एक अपना एक डायरेक्शन तय कर सकते हैं कि हम क्या सही दिशा में लिख रहे हैं कि गलत दिशा में लिख रहे हैं। और एक सेल्फ इवेलुएशन भी टेक्निक है, आप मॉडल आंसर्स देखेंगे और अपने आंसर्स देखेंगे तो उसको एक सेल्फ इवेलुएट कर लेंगे। इस प्रकार से आप मेंस के बाद एटलीस्ट 3 महीने का जो टाइम होता है, 2 क्वेश्चन पेपर पर डे आप घर पे लिख सकते हैं। तो इससे एक अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। फिर उसमें क्वेश्चन है UPSC के जो PYQ कितने इम्पोर्टेंट हैं। PYQ को जो इम्पोर्टेंट है, उसे हमें तैयारी करने की एक सही दिशा मिल जाती है। क्या हम सही दिशा में प्रिपरेशन कर रहे हैं? जो PYQ के क्वेश्चंस हैं जो हमने अभी तक पढ़ा, क्या वो PYQ में पहले कहीं पूछे गए कि नहीं पूछे गए हैं? तो डायरेक्शन लेने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि आप UPSC PYQ देखें। इनफैक्ट कभी कभी क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं, तो PYQ को खुद सॉल्व कर लें, नेट में जाएँ, गूगल करें, उसका अच्छा इंट्रो देखें, उसके बहुत सारे पॉइंट्स देखें, फैक्ट्स देखें। तो कभी कभी वो रिपीट हो जाता है क्वेश्चन, तो आप उसको डायरेक्ट मेंस पे इंक्लूड कर सकते हैं। और एनालिसिस कैसे करें PYQ का? तो क्वेश्चन प्रॉपर पढ़ना है, देखना है क्या पूछा है, डिस्कस पूछा है, क्रिटिकल एनालिसिस पूछा है, एग्जामिन पूछा है, फिर उसको आप यूट्यूब गूगल में सर्च करेंगे इसका मतलब क्या होता है, उसके टॉपर्स के आंसर्स देखेंगे कि उन्होंने कैसे लिखा है। तो एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाती है PYQ से।
और एक सबसे बड़ा एक क्वेश्चन होता है कि यूपीएससी में कोचिंग कितनी इम्पोर्टेंट है, कोचिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। देखो ये सबका अलग अलग परसेप्शन है। ये एक मिथ है कि कोचिंग नहीं करेंगे तो नहीं होगा। एटलीस्ट जो 2022 में लवासना में फाउंडेशन कोर्स में 50% बच्चे ऐसे थे मेरे साथ जो कोचिंग बिना कोचिंग के उन्होंने क्वालिफाई किया था, और 50% थे जिन्होंने कहीं ना कहीं कोचिंग का सपोर्ट लिया था। तो पहले हमें एक मेंटालिटी हटानी होगी कि बिना कोचिंग के नहीं होगा। बिना कोचिंग के अब होने लगे एग्ज़ाम, क्योंकि बहुत सारे ऑनलाइन सोर्स अवेलेबल हैं। सबको रिसोर्सेज मालूम है कौन कौन सी बुक्स फॉलो करने हैं। सारे मॉडल आंसर्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाते हैं। यूट्यूब में काफ़ी सारा मटेरियल पड़ा है। तो कोचिंग उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ किसी किसी को जैसे कोई कोई ऑप्शनल जैसे सब्जेक्ट थोड़ा सा ग्रेजुएशन लेवल से ऊपर लेवल का नॉलेज चाहिए तो उस पर आप कोचिंग की मदद ले सकते हैं। जैसे कोई मैथमेटिक्स सब्जेक्ट थोड़ा सा टेक्निकल होते हैं तो उसके लिए आप कोचिंग की मदद ले सकते हैं। ये आपको देखना है कि कोचिंग की मुझे ज़रूरत है कि नहीं है। आप पहले सिलेबस देखिए, पीवाई पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, पीवाईक्यू देखिए, फिर देखिए अगर सॉल्व हो रहा है तो ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही हैं तो अच्छी बात है, नहीं आ रही हैं तो एक बार सोच सकते हैं। बट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कोचिंग का, बिना कोचिंग के भी किया जा सकता है। ये एक माइंड सेट है कि कोचिंग हमें करना है कि नहीं करना है। और यूपीएससी प्रिपरेशन में टेस्ट सीरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिना टेस्ट के जब तक हम टेस्ट घर पे टेस्ट सॉल्व करके गलतियां नहीं करेंगे तो वो गलतियां हम डायरेक्ट एग्ज़ाम पे करेंगे। इसलिए बेटर है कि जो भी गलती करनी है तो हम घर पे बहुत सारे टेस्ट सॉल्व कर लें, जितनी भी गलतियाँ यहीं पे कर लें ताकि एग्ज़ाम पे कोई गलती ना हो। तो टेस्ट अगर प्रीलिम्स के हिसाब से बोलोगे तो मैं तो कहूँगा कि 50 से 60 एटलीस्ट प्रीलिम्स के टेस्ट आप कर लीजिए, और 10 से 15 जीएस के, ये सेम मेंस पे है। मेंस पे अगर आप बैठने के पहले 30 से 35 टेस्ट ऑप्शनल मिला के 30 से 35 टेस्ट आप कोचिंग सेंटर या घर पे बैठ के कर लीजिए। उसके बाद ही आप मेंस पे जाइए तो आपको एक एज मिल जाएगा। और एनसीईआरटी कितनी इम्पोर्टेंट, एनसीईआरटी जितना मैंने पढ़ा, जब मैंने भी प्रिपरेशन की तो मुझे बताया गया था कि 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ लो, ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ लो। पर मैंने सब सारी एनसीईआरटी देखी तो मुझे 2 सब्जेक्ट की एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट लगी, हिस्ट्री की और ज्योग्राफी की, जो मैंने बता दिया है कि कौन कौन सी एनसीईआरटी के नाम। एटलीस्ट ये दो सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा सोर्सेस के लिए। तो 2 सब्जेक्ट की 3-3 4-4 एनसीईआरटी थी, 7 से 8 एनसीईआरटी आपको पढ़ना है। बाकी जो भी एनसीईआरटी का मटेरियल है आजकल डायरेक्टली सीधे बुक्स पे मिल जाते हैं, तो आप डायरेक्ट बुक्स भी पढ़ सकते हैं। और उसके बाद करंट अफेयर मैगजीन्स और न्यूज़पेपर मैंने बता ही चुका है कि वो जब टाइम मिले पढ़ें, नहीं मिलेगा आप पीटी 365 मेन 365 उसको कंसोलिडेट कर लीजिए, वहाँ से भी स्किप हो जाएगा। तो जब आप टेस्ट सीरीज करेंगे तो उस पर करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, आप वहाँ से पॉइंट्स उठा लीजिए। तो ये, और करंट अफेयर्स कितने साल का पढ़ना चाहिए, प्रॉपर लोग बोलते हैं कि 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का, पर ऐसा कुछ नहीं। जब से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तब से फॉलो कीजिए। कोई कितनी भी पुरानी न्यूज़ होगी वो कहीं ना कोई इशू बन के आपके सामने आई जाएगी। तो सारे करंट अफेयर से कंटेम्प्रेरी बेस्ड होता है यूपीएससी में। तो जब से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब 1 साल का करंट अफेयर मेरे हिसाब से सफिशेंट है, उसको प्रॉपर फॉलो कीजिए। नहीं फॉलो होता है आपको, जब आप प्रैक्टिस करेंगे टेस्ट सीरीज में जाएंगे वहाँ आपको करंट अफेयर मिलेगा, पीटी 365 मेंस 365 पढ़ेंगे वहाँ आपको मिल जाएगा। और न्यूज़पेपर कितना इम्पोर्टेंट है, ऐसे जो बच्चे एवरेज स्टूडेंट होते हैं उनके लिए न्यूज़पेपर काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर से हमें एक लैंग्वेज भी मिल जाती है कि हमें कैसे लिखना है। बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं, डिफरेंसेस मिल जाते हैं, किसी भी टॉपिक को कैसे एनालिसिस करना है। तो कोशिश करिए कि न्यूज़पेपर पढ़ते रहें, बट स्किप हो जाता है तो उसके फिर टेंशन नहीं लेना कि उसके पीछे भागना है, न्यूज़पेपर इकट्ठा पाइल अप करना है, वो स्किप हो जाए। जब आपको टाइम मिले न्यूज़पेपर पढ़िए, उससे आपकी लैंग्वेज इम्प्रूव होगी। जो भी एटलीस्ट करंट इशू चल रहा है वो एटलीस्ट वो माइंड पे रहेंगे, क्योंकि ताकि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसका आंसर बेटर फ्रेम कर सकेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट नहीं है बट इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप उसे एटलीस्ट रेगुलर नहीं तो बट उससे टच पे रहिए, थोड़ा पढ़ते रहिए तो बेटर है। और न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, तो पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो पहला पेज होता है उस पर नेशनल और इंटरनेशनल इशू, जो भी इशू होता है वो कवर होता है। तो
तो पहला पेज एक इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि उसकी हेडलाइन आप देख लीजिए। उसके बाद एक एडिटोरियल पेज आता है। एडिटोरियल में जो भी अपने सिलेबस से रिलेटेड आया, जैसे जैसे पॉलिटिक्स वाला है तो आप छोड़ सकते हैं। जैसे कोई भी इकोनॉमी या साइंस एंड टेक का टॉपिक आया है तो एडिटोरियल वाला पार्ट अब ज़रूर पढ़िए। अगर न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, एडिटोरियल वाला पार्ट पढ़ना है। उसके अलावा साइंस एंड टेक और इकोनॉमिक्स वाला भी पेज आने लगा है, तो वो वाला भी आप देख सकते हैं। तो मेन 3 से 4 पेज आपको देखना है। पहला पेज जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल इशू कवर होते हैं, और एक एडिटोरियल जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और फिर तीसरा है इकोनॉमिक्स और नेशनल इशू वाला। और एक क्वेश्चन है कि मैगजीन्स कितनी इंपॉर्टेंट। मैगजीन्स एक प्रकार से एक वैल्यू एडिशन मटेरियल सप्लीमेंट है। ये मैगजीन से क्या है कि आपको उसके जब कोई भी टॉपिक आता है तो उसके बैकग्राउंड के बारे में बता दिया जाता है। अगर बैकग्राउंड के बारे में बता दिया जाए तो हमारे पास पॉइंट्स और एक्सप्लेन करने के लिए बहुत अच्छे हो जाते हैं। पर ट्राई कर सकते हैं पढ़ने की, बट टाइम नहीं मिला तो स्किप करने की बजाय जो भी अगर छूट जाते तो उसके फिर पीछे नहीं भागना है। जो पढ़ा तो पढ़ा, फिर जो छूट गया तो छूट गया, उसको कहीं ना कहीं हम आगे कवर करेंगे। तो टाइम मिले तो मैगजीन पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। 1 घंटा पर डे आप मैगजीन को दे सकते हैं, 1 घंटा पर डे आप न्यूज़पेपर दे सकते हैं। बाकी 4 घंटे आप अपने स्टैटिक पोर्शन को दे सकते हैं। और फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि मैंने अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन कब से शुरू की। तो मैंने पहले बताया था कि जब हम लोग फाइनल ईयर में थे अपने ग्रेजुएशन के, तभी हमने प्लान किया था कि हम यूपीएससी प्रिपरेशन करेंगे। तो उसके बाद ही हमने यूपीएससी फाइनल ईयर में हमने देखा समझा यूपीएससी क्या होता है, क्या रिसोर्सेज होते हैं। फिर एक बार जैसे हमारा कॉलेज ख़त्म हुआ तो हमने उसके कॉलेज के ख़त्म जैसे स्टार्ट हमने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद आता है कि क्वेश्चन कितने घंटे पढ़ना चाहिए। मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मेरा कोई शेड्यूल ऐसा फिक्स नहीं था कि 8 घंटे पढ़े, 10 घंटे पढ़ना चाहिए। मैं कभी 6-7 घंटे पढ़ लेता था, कभी 1-2 घंटे पढ़ लेता था, कभी कोई 3 से 4 घंटे हो जाते थे। कभी ऐसे भी दिन आते जब हम कभी कुछ भी नहीं पढ़ा करते थे। तो टाइम का गोल रखने से इम्पॉर्टेंट है कि आप सिलेबस पे ध्यान रखिए कि भाई मुझे इतने टाइम पे ये सिलेबस कंप्लीट करना है, चाहे कैसे भी किसी भी तरीके से करके करिए। तो आप घंटों का इम्पोर्टेंट नहीं है, टारगेट का इम्पोर्टेंट है कि मुझे इतने दिन तक ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, इसके बाद ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, इस मंथ होते होते मैं ये कर लूँगा। तो एक प्लानिंग होनी चाहिए प्रॉपर माइंड पे। और एवरेज अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मेरे हिसाब से 6 घंटे बहुत हैं पर डे, अगर कोई 1 साल जिसके पास 1 साल टाइम है। और यूपीएससी की तैयारी के दौरान खुद को मोटिवेट कैसे करें, क्वेश्चन आया है। सबसे पहले आप नेगेटिव थॉट्स कभी मत आने दें। आपको यही सोचना है कि जब सब लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। आपको ये सोचना है कि मैं यूपीएससी में क्यों आया, मैंने प्रिपरेशन क्यों स्टार्ट की। आप अब उसके बारे में सोचिए। ये भी सोचिए कि भाई अगर मेरा यूपीएससी क्वालिफाई हो गया, मैं आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, तो मेरे पेरेंट्स कैसा फील करेंगे, मेरी फैमिली कैसे फील करेगी। यही सोच के आप खुद को एक मोटिवेट रख सकते हैं। और टाइम टेबल ऐसे मैंने कोई प्रॉपर पेपर पे नहीं बनाया था कि पेपर और कागज़ पे लिया कि आज ये मैंने किया, आज मुझे कि बस मेरे माइंड पे ये था कि मुझे टाइम पे चीज़ें कंप्लीट कर लेनी है। अभी जैसे मैंने हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ तो 1 हफ्ते के अंदर हिस्ट्री पढ़ लूँगा, फिर उसके नेक्स्ट वीक इकोनॉमी पढ़ लूँगा। एटलीस्ट 3 से एटलीस्ट महीने ख़त्म होते 3 से 4 सब्जेक्ट मुझे कंप्लीट कर लेना है। फिर उसके बाद मुझे नेक्स्ट वीक में टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करनी है। तो आप इस प्रकार से माइंड पे आप एक टाइम टेबल बनाइए और उसको प्रॉपर फॉलो कीजिए। और फिर क्वेश्चन एक है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज़ करना है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए सबसे पहले कि आपको देखना है कि आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है या नहीं है, उसका मटेरियल आपके पास इजीली अवेलेबल है, गाइडेंस अवेलेबल है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ें कोई भी ऑप्शन लेने से पहले आप उसका प्रॉपर सिलेबस देख लीजिए, उसकी पीवाईक्यू देख लीजिए, आप उस सब्जेक्ट से कितना कंफर्टेबल है, उस पर इंटरेस्ट है या नहीं है। उसके बाद फिर एक बार अगर आपने चूज़ कर लिया कि मैं इस ऑप्शन के साथ जाना है, फिर कोई सेकंड थॉट्स नहीं लाना, प्रॉपर उसी के साथ जाना है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। लेकिन उसके पहले आप प्रॉपर टाइम दे दीजिए कि ऑप्शनल को एनालिसिस करने में कौन सा सब्जेक्ट लेना है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन कि मीडियम कौन सा चूज़ करें जिसमें आप अपने आप को बेटर रिप्रेजेंट कर सकें, जिस राइटिंग में आप बेटर कंफर्टेबल हों। आप कोई भी क्वेश्चन लेके देखिए, यूपीएससी के 4 से 5 क्वेश्चन ले लीजिए, आप उसको दोनों मीडियम पे लिख के देखिए।
आप देखिए कि आपके कौन से मीडियम से ज़्यादा पॉइंट्स आ रहे हैं, किस मीडियम से आप जल्दी एक्सप्लेन कर ले रहे हैं, किस पे आपकी स्पीड है। तो उन्हीं में से जो भी कंफर्टेबल लगे वो भी लैंग्वेज ले लीजिए। लैंग्वेज से कोई बैरियर नहीं है, दोनों मटेरियल दोनों की सेम लेवल की मार्किंग होती है और मटेरियल भी दोनों में ईजिली अवेलेबल है। सोशल मीडिया का यूज, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि यूपीएससी तैयारी के करने के समय सोशल मीडिया यूज नहीं करना चाहिए, आप बैलेंस कर सकते हैं। इसका ना ही कोई नेगेटिव, इसका ना ही कोई, इससे कोई नेगेटिविटी भी जनरेट होती है, ना ही कोई पॉजिटिविटी भी जनरेट होती है, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और कोचिंग ऑफलाइन लेना चाहिए, ऑफलाइन लेना चाहिए। अगर आपको कोचिंग करनी है तो मैं यही कहूँगा, प्रेफर यही करूँगा कि आप ऑफलाइन ले लीजिए, क्योंकि ऑफलाइन लोग आप कोचिंग जाएंगे, आपका डिसिप्लिन और रूटीन बना रहेगा। ऑनलाइन में बच्चे स्किप भी कर देते हैं कि चलो मेरी आईटी में तो ही लेक्चर से पढ़े रहेंगे, देख लेंगे, फिर वो दिन बाद में आते नहीं हैं कभी। और यूपीएससी तैयारी के लिए दिल्ली जाना ज़रूरी है कि नहीं है? पहले जाना दिल्ली ज़रूरी था जब मटेरियल नहीं था, जब कोचिंग तो उतना ज़रूरी नहीं कि आप दिल्ली जाए, आप घर से भी कर सकते हैं। अगर आपको जाना हो तो अगर एक बार आपका प्रीलिम्स हो जाता है तो 3 महीने मेंस की उस प्रिपरेशन में आप 3 महीने दिल्ली जाके आप अच्छी से कोचिंग पकड़ के टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको मेंस पे थोड़ा सा एज मिल सकता है। और एक बार आपका मेंस क्लियर हो जाए तो आप मॉक के लिए 1 महीने के लिए दिल्ली इंटरव्यू देने के लिए आप जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मेंस की टेस्ट सीरीज के लिए और इंटरव्यू के लिए आप जा सकते हैं, बाकी आप घर से कर सकते हैं। और क्वेश्चन है कि सिलेबस समझ में नहीं आता, सिलेबस समझ में नहीं आता कोई दिक्कत नहीं। यूपीएससी में अब जो भी मटेरियल बुक्स आता है यूपीएससी बेस्ड ही आती है, जैसे लक्ष्मीकांत, रमेश सिंह, एनसीईआरटी। आप इन बुक्स को पहले पढ़ना शुरू कीजिए। जब इन बुक्स को आप पढ़ना शुरू करेंगे फिर उसके बाद सिलेबस में जाएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। हो सकता है किसी को जो पहली बार सिलेबस देखता है उसको नहीं समझ में आता है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। आप बुक्स पढ़ना शुरू कीजिए, जो भी रिसोर्सेज बताए जाते हैं, फिर एक टाइम बाद आता है कि आपको सिलेबस भी समझ में आना चाहिए। और एक क्वेश्चन है, नोट्स पढ़ना चाहिए या टेक्स्ट बुक? तो मैं यही प्रेफर करूँगा कि आप 80% टेक्स्ट बुक ही प्रेफर करें। और जैसे जो सब्जेक्ट हैं, जैसे कल्चर हो गया, साइंस सेंटर हो गया, इसके आप नोट्स प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन जो कोर सब्जेक्ट है उसके लिए आप टेक्स्ट बुक में ही जाएँ। नोट्स कैसे बनाना है, पहले पहले अभी आपको स्टार्टिंग में नोट्स नहीं बनाना, पहले 4 से 5 बार प्रॉपर सारी बुक्स को अच्छे से पढ़ लेना है। जब चीज़ें अच्छे समझ में आने लगें, तो जैसे 1.5 से 2 महीने प्रीलिम्स बचते हैं, तो 1.5 से 2 महीने प्रीलिम्स के रिवीजन बेस्ड के पर्पस से आप छोटे छोटे क्लिप्सी नोट्स बना सकते हैं। सेम मेंस में भी है कि 1 से 1.5 महीने पहले आप रिवीजन के लिए छोटे छोटे पॉइंट्स बना सकते हैं। और रिवीजन कैसे करें, फिर इन्हीं जो छोटे छोटे आपने क्लिप्सी नोट्स और जो भी पॉइंट्स बनाए हैं, इन्हीं को आप 10 से 15 दिन पहले रिवाइज कर सकते हैं। और दूसरा है कि प्लान बी क्या हमें रखना चाहिए, तो मैंने पहले बताया है कि एटलीस्ट 2 अटैम्प्ट आप पूरी तरह यूपीएससी से दें, क्योंकि अगर आप पहले अटैम्प्ट से प्लान बी रखेंगे तो आपका माइंड उधर भी चला जाएगा, तो आप प्लान बी में चला जाएगा, तो आप यूपीएससी के साथ पूरा जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए 2 अटैम्प्ट पूरा यूपीएससी के लिए दें, फिर उसके बाद आप नहीं होता तो फिर उसके बारे में आप सोच सकते हैं कि प्लान बी के साथ जाना है कि नहीं जाना है। और मेरा खुद का इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में पूछा गया है, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस एवरेज था, ना ज़्यादा अच्छा था ना ख़राब था। मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड से पूछे गए हैं। जैसे मैं सिविल इंजीनियर हूँ, यूपीएससी में 80% क्वेश्चन में सिविल इंजीनियरिंग से ही पूछे गए हैं, जो कि मुझे 4 से 5 साल हो गए सिविल इंजीनियरिंग में पढ़े हुए, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग था। और क्वेश्चन जब मुझे दोबारा यूपीएससी देने का मौका मिले तो मैं क्या करना चाहूँगा, जो मेरी गलतियाँ थी, मैंने प्रैक्टिस कम किए थे, मैं अपनी लैंग्वेज पे सुधार करना चाहूँगा, थोड़ा बहुत राइटिंग पे इम्प्रूव लाना चाहूँगा, और अपने जो भी आंसर्स लेते हैं तो उसके डायमेंशन बढ़ाना चाहूँगा, थोड़ा रिसोर्स और वैल्यू, अपने रिसोर्सेज पे थोड़ा वैल्यू एडिशन करना चाहूँगा। और लास्ट पे मेरा यही सजेशन है कि अगर यूपीएससी क्रैक करना है तो खुद को सेल्फ मोटिवेट करें, और यूपीएससी के जो भी लूप होल्स है ढूंढें। इसका सबसे बड़ा लूप होल्स है कि आप प्रैक्टिस क्वेश्चन के थ्रू इसको क्रैक कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको ये एज मिलता है। इसमें बेसिक बुक से रीडिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रैक्टिस। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें, खुद पे भरोसा रखें, इजीली क्रैक हो जाएगा। अब यहाँ पे चैट बॉक्स पे कुछ क्वेश्चंस पड़े हैं तो मैं उसके आंसर दे देता हूँ। हाँ, करंट हाउ क्वेश्चन आया है, हाउ टू डील विद करंट पैटर्न ऑफ जीएस पेपर 1 एंड प्रीलिम्स। इस बार का जो 2023 का प्रीलिम्स आया है था, इसका पूरा पैटर्न चेंज था। तो इसके लिए
देखो, अगर क्वेश्चन पेपर अगर हम ध्यान से देखेंगे प्रीलिम्स का, तो उसमें ऐसा नहीं था कि हमने हमारे पढ़ा हुआ नहीं आया था, हमने पैटर्न चेंज हो गया था। तो इसके लिए बेस्ट है कि जैसा उसने क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा, हमें उसी उसी अकॉर्डिंग अपनी तैयारी एडजस्ट कर लेना है। अब जब कोई भी मार्केट पे आप प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज लेने जाएंगे, तो जो 2023 के पैटर्न है, मैक्सिमम टेस्ट सीरीज उसी पैटर्न पे आधारित है। तो आप जितना ज़्यादा उस पर उसी पैटर्न पे प्रैक्टिस करेंगे, उसी टेस्ट सीरीज को, तो उतना ज़्यादा आपको एक प्रॉफिट मिलेगा। हाँ, क्वेश्चन वही कि हाउ मैनी एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब जो भी नई टेस्ट सीरीज मार्केट पे अवेलेबल है, वो न्यू पैटर्न पे ही बेस्ड है। तो एक बार आप मार्केट से टेस्ट सीरीज लाएं खुद पे और उसको सॉल्व करें, देखें, ट्राई करें, क्यों नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है, कैसे डील कर सकते हैं, ये प्रैक्टिस चाहिए उस पर कोई दे। इज इट नेसेसरी टू मेक मेंस नोट्स बिफोर यूपीएससी मेंस? देखो, अगर आप नोट्स बना लेंगे तो आपको रिवीजन में थोड़ा सा एज मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस यूपीएससी में मेंस में आते हैं कि डायरेक्ट सिलेबस बेस्ड ही पूछ लेते हैं। तो अगर आपके पास पहले से सेल्फ प्रिपेयर नोट्स हैं, तो आप डायरेक्ट वही पॉइंट, जो भी पॉइंट है, आप डायरेक्ट उस पर कॉपी कर सकते हैं, एटलीस्ट इंट्रो कर सकते हैं, कुछ बॉडी कर सकते हैं। इसलिए नोट्स बना लेगा तो जो भी आपके जो भी रटा रटाया होगा, आप डायरेक्ट उसे पेपर में लिख सकते हैं। सर, माई एज इज़ 20 एंड नाउ आई एम इन क्लास 12, सो एज मैटर इन यूपीएससी? हाँ, एक एज मैटर है, 21 एक तो मिनिमम एज है। आप एक 21 की पहले एग्ज़ाम नहीं दे सकते। इन सी सेट एज क्वांट इज टर्निंग सो हार्ड, सो कैंडिडेट प्रीफर सॉल्विंग पैराग्राफ्स। पैराग्राफ्स तो करना ही पड़ेगा, पैराग्राफ्स बिना क्वालिफाई नहीं होगा सी सेट। इसलिए आप दोनों 50-50% पे, 50% क्वांट पे भेजें, 50% कॉम्प्रिहेंसिव पे जाए, दोनों को लेकर वेटेज चलना पड़ेगा, क्योंकि आप रिस्क नहीं लिख सकते। हाउ टू प्रिपेयर फॉर 2026? आपके पास 2 साल हैं, आप अभी से प्रिपेयर कर सकते हैं। आप एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर सकते हैं और न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर सकते हैं। तो एटलीस्ट यूपीएससी क्या है, क्योंकि 2 या 3 साल बाद यूपीएससी कैसा रहेगा, सिलेबस चेंज हो जाएगा नहीं, ये कोई नहीं जानता है। इसलिए बेटर है जो बेसिक है, आप प्रॉपर न्यूज़पेपर ऐसे फॉलो करिए और एनसीईआरटी पढ़िए, जिसको 2026 की प्रिपरेशन करने हैं। हाउ मैनी आवर्स शुड स्टडी इन अ डे? एवरेज 6 to 7 आवर्स हैं, बट घंटे की बजाय आप कोशिश करिए कि आपके सब्जेक्ट कंप्लीट हो, माइंड पे एक टाइम टेबल हो कि मुझे इतने दिन पे ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। मैं इस मंथ ये कर रहा हूँ, तो मैं अगले मंथ क्या करूँगा, ये टेस्ट सॉल्व करूँगा कि क्या करूँगा, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और ठीक है, इतने क्वेश्चन थे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।